यह कक्षा एमए द्वितीय सेमेस्टर के एमए हिंदी विषय द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है। इस प्रश्न पत्र का नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें आप प्लेटो को पढ़ोगे, अरस्तु को पढ़ोगे, लोंजानाइस को पढ़ोगे, वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे और कई ऐसी विचारधाराएं हैं, रिचर्ड्स को पढ़ोगे, इलियट को पढ़ोगे और कई ऐसी पाश्चात्य विचारधाराएं हैं जो हमारी हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, बल्कि हर एक साहित्य को, विश्व साहित्य को जिसने प्रभावित किया, ऐसी पाश्चात्य विचारधाराओं के बारे में पढ़ोगे आप, जिसमें नई समीक्षा है, स्वच्छंदतावाद है, शास्त्रीयवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, संरचनावाद है और विखंडनवाद है। बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद की, फिजिको एनालिज्म, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। फ्राइड इनकी देन है। मनोविश्लेषणवाद आधुनिक युग में जिस प्रकार राजनीति और आर्थिक व्यवस्था पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार कला और साहित्य और समाज और मनोवैज्ञानिक खोजों तथा नए नए मनोविश्लेषण सिद्धांतों का बड़ा गहराई से प्रभाव पड़ा। साहित्य का संबंध मानव मन से होता है। साहित्य जो विविध चरित्रों का चित्रण करता है, वह किसी न किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। साहित्यकार को उसका ज्ञान हो या ना हो, पर उसके चित्रों का मानव मन की क्रियाकलाप ही यथार्थ अथवा काल्पनिक रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। चाहे कविता हो, चाहे कथा साहित्य अथवा चित्रकला या मूर्तिकला, सभी मानव मन में स्थितियों का ही चित्रण करती है। जिस प्रकार मार्क्सवाद बाहर का यथार्थ देखता है, उसी प्रकार मनोविश्लेषणवाद मनुष्य के भीतर के यथार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य के भीतर काम और अहम की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक और बड़ी गहरी होती है। ये प्रवृत्तियां दो रूप में हमारे सामने आती हैं, एक सहज स्वाभाविक रूप में और दूसरे विकृत रूप। मानव जीवन में संघर्ष और टकराव की स्थिति इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण बनती है। साहित्य में जो युद्ध, संघर्ष, दुर्व्यवहार, सद्भावना आदि के चित्रण होते हैं, वे मानव के मानसिक क्रियाओं का आधार लेकर चलते हैं। साहित्य और कलाओं में इस प्रकार के चित्रण तो आदिकाल से चले आते हैं, पर इन चित्रणों का मनोवैज्ञानिक कारणों का प्रकाश आधुनिक युग ने अधिक डाला है। उन्होंने जहां एक और विभिन्न संघर्षों, द्वंद्वों और टकराव के विश्लेषण द्वारा सिद्धांतों का निरूपण किया, वहीं साहित्य और कलाओं की सृजन, प्रेरणा, प्रक्रिया और सर्जन के स्वरूप में भी मनोवैज्ञानिक नियमों को ढूंढने का प्रयत्न किया है। मैंने सीधे आपको बताया है कि जिस प्रकार हमारी दो जो पाश्चात्य विचारधारा है, जिनमें मनोविश्लेषणवाद है और मार्क्सवाद है, जिसे साम्यवाद बोलते हैं, इस दो विचारधाराओं ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। साम्यवाद को कार्ल मार्क्स और मनोविश्लेषणवाद के फ्राइड। ये दो जो विचारधारा है, इसने पूरे विश्व के साहित्य को, पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित किया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा ही हो सकता है। ये दो विचारधारा हर साहित्य, हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विचारधारा है। फ्राइड यदि मनोवैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है और उसमें योगदान करने वाले असंख्य मनोवैज्ञानिक हैं, फिर भी जिनके सिद्धांतों ने कला और साहित्य के अतिशय को प्रभावित किया है, ऐसे विचारकों में सिगमंड फ्राइड, जिसका पूरा नाम था, एल्फ्रेड एडलर था, कार्ल युग मैकडगल था, हैवलॉक था और एलिस आदि की महत्वपूर्ण योगदान है। उनके विश्लेषणों ने न केवल कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है, वरन एक नई दिशा की ओर प्रेरणा भी प्रदान की है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इनका विचार ही मनोविश्लेषणवाद है। इस मतवाद
के प्रबल पक्षधर सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं, जो इस धारा के प्रवर्तक हैं। 20वीं शताब्दी की आलोचना साहित्य इनके मनोवैज्ञानिक संबंधी विचारों से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 ईस्वी, इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई थी, ने मनोविश्लेषणवादी आलोचना का आचार्य भी इन्हें कहा जाता है। मूलतः एक डॉक्टर थे और उनका प्रारंभिक शिक्षण रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और शरीर विज्ञान से हुआ। उनकी विचारधारा के बारे में अगर हम पढ़ें, जिसकी विचारधारा का नाम है क्या है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा या मनोविश्लेषणवाद या मनोवैज्ञानिक पद्धति। फ्राइड के ग्रंथों से मनोविश्लेषणवाद का एक जबरदस्त औजार चिकित्सकों को मिल गया, जिसका आज तक उपयोग हो रहा है। फ्राइड के मनोवैज्ञानिक पद्धति को 3 भागों में बांट सकते हैं: अचेतन मन, कामवृत्ति और ग्रंथियाँ। पहली है अचेतन मन, दूसरा है कामवृत्ति और तीसरी है ग्रंथियाँ। अचेतन मन के बारे में बात करें तो फ्राइड का स्थापना है कि मानना है कि मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है। उसका जो भाग दिखाई देता है वह पूरे हिमखंड का एक छोटा सा अंश होता है। उसका बहुत बड़ा भाग अदृश्य रहता है, जो पानी में छिपा रहता है, परंतु कुछ भाग समुद्र के भीतर पानी में डूबे होने पर भी दिखाई देता है। यह स्थिति मानव मन की भी होती है। उसके 3 भाग होते हैं: चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन या अचेतन मन कह देते हैं। चेतन मन से हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, पर अचेतन मन दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं, गुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है। मन का यह भाग हमारे लिए अशांत, अभेद्य एवं रहस्यमय रहता है। इन दोनों के बीच अर्धचेतन या अवचेतन वह खंड है जिस पर अचेतन की परछाई पड़ती रहती है। निद्रा के समय जब चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब अवचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन मन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती है। फ्राइड का मत है कि चेतन और अवचेतन में द्वंद्व चलता रहता है। चेतन मन व्यक्ति, परिवार और समाज की नैतिकता और मर्यादा के संस्कारों से ओतप्रोत होता है। अतः जब अचेतन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन के धरातल पर आने लगती हैं, तब चेतन के संस्कार और उसका प्रतिरोध या निषेध, हम कह सकते हैं, या निषेध करते हैं। वे असामाजिक एवं अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं और इस दमन का कारण मानसिक वासनाएं और ग्रंथियां निर्मित होती हैं। इन ग्रंथियों के कारण मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, परंतु कभी कभी अवचेतन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत एवं उदात्त रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है या अभिव्यक्त की जाती है। यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य का साधारण करती है, अवलोकन करती है या पीछा करती है। दूसरी है कामवृत्ति। फ्राइड ने कहा कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप के मूल में कामवृत्ति को मानते हैं। धर्म, अर्थ, साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा भी यही कामवृत्ति है। मनुष्य के कुंठित और दमित असामाजिक इच्छाएं और प्रवृत्तियां उदात्त और परिष्कृत होकर कलाओं और संस्कृतियों का निर्माण करती है। फ्राइड कामवृत्ति को ही साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा मानते हैं। उनका विचार है कि साहित्यकार कल्पनाशील होता है, अतः वह अपनी वर्णनाओं को कल्पनाशील होता है, अतः वह अपनी वर्णनाओं को काम प्रतीकों के रूप में प्रकट करता है। कला और साहित्य सृजन काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है। कला के रहस्य के सृजन प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण अगर हम करते हैं तो उनका विचार है कि केवल कला ही नहीं, वरन प्रत्येक सृजनात्मक क्रियाओं में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती है। इस प्रकार स्वप्न, कल्पनाएं, योजनाएं आदि मानसिक व्यापार भी कविता या कला के समान है। ये काम वृत्ति के रूप है। तीसरा है ग्रंथियां और वर्जनाएं। फ्राइड का मत है कि इच्छाओं और वासनाओं के दमन में ग्रंथियों कुंठाएं हो जाती हैं। वासनाओं के उदात्तीकृत से ग्रंथियां खुलती हैं और कुंठाएं दूर हो जाती हैं और इस उदात्त
परिष्कृत क्रियाकलाप से सभ्यता का विकास एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होता है। आदिम बर्बर वासनाएं एवं सुसंस्कृत व्यवहार का रूप धारण करती हैं। कला और साहित्य भी इसी का एक रूप है। फ्रायड का विचार है कि वासनाओं की तृप्ति का सुख तीव्र होता है, जबकि कला और साहित्य का आनंदमंद आह्लाद में होता है, पर वह सामूहिक होता है और अधिक अस्थायी भी। वासनाओं की तृप्ति शारीरिक होती है, कला का आनंद मानसिक होता है। कला संप्रेषक है, अतः उसका सामाजिक महत्व है, उसका साधारणीकरण भी होता है। उसी के द्वारा समाज के चेतन संस्कार बनते हैं। कलात्मक अभिव्यक्तियाँ कुंठाएं और ग्रंथियों में मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए वह कलाकार के लिए आनंद का स्रोत है। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना के संदर्भ में फ्रायड के सिद्धांतों को यौनवाद भी कहा जा सकता है। कला और साहित्य पर भी उनके विचारों को बेहद प्रभाव पड़ा। उनका मनोविश्लेषणवाद केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहा, अनेक मनोविश्लेषकों ने अनुसंधान द्वारा एक नए सिद्धांत दिए। फ्रायड के ही संस्कारियों और शिष्यों ने एडलर और फ्रायड से भिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। हिंदी साहित्य में अज्ञे का युग रहा है, जो प्रयोगवाद का युग रहा है, वो बहुत प्रभावित रहा है मनोविश्लेषणवाद से। अज्ञे पूर्णतः मनोविश्लेषणवाद ही कह सकते हैं थे। उन्होंने ज़्यादातर नए प्रयोग किए, नए साहित्य को एक नया दिशा दी है। वो मनोविश्लेषणवाद से बहुत प्रभावित थे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य का प्रगतिवाद मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहा है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का प्रयोगवाद भी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहा है। ठीक है बच्चों,